हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का प्रैक्टिस पेपर 1। तो सबसे पहला जो आपका पेपर पैटर्न देख लेते हैं वो कैसा आएगा। आपको टाइमिंग जो है वो 2 आवर्स की दी जाएगी और आपका पेपर जो है वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक है। सेक्शन 1 जो है इसमें आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी सेक्शन 1 जो है वो टोटल 10 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 2। इसमें आपको जो है वो 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल 18 मार्क्स का आपका बी है। और पार्ट सी जो है वो आपका जो है वो 12 मार्क्स का है। 3 क्वेश्चंस दिए हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें इंटरनल चॉइसेस होगी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो सीधा हम जो है वो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सेक्शन ए, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, वो जो है एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्यों पास आउट होती है। चार्ज पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन एसिड। तो एसिड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेके जाते हैं, या कह सकते हो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, उसको होल्ड करते हैं। दीज चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड एज आयंस। और ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं इन्हें आयंस कहा जाता है। तो यही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, आप कह सकते हो इन्हीं आयंस की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव रीजन फॉर द डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी ऑफ सोडियम एटम एंड इट्स आयन। यानी कि जो सोडियम एटम है, ठीक है, और जो उसके आयन है उसमें स्टेबिलिटी में अंतर का जो है वो कारण बताइए कि इनकी स्टेबिलिटी में डिफरेंस क्यों है। एंड आयन हैज एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आयन जो है उसमें जो है वो कह सकते हो जो उसका आउटर मतलब शेल होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इस करके जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। इट हैज हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये इसका जो मतलब न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। तो ज्यादातर एप्लीकेशंस के लिए जो कार्बन है और उसके कंपाउंड जैसे कोल, पेट्रोल, इन सबको फ्यूल की तरह जो है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड्स गिव अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट व्हेन बर्न्ड इन एयर। तो कार्बन कंपाउंड जो है जब उनको जो है जलाया जाता है, ठीक है, तो काफी ज्यादा हीट और लाइट जो है वो मिलती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद अ क्लीन फ्लेम एंड नो स्मोक इज प्रोड्यूस। तो अगर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो वहां जब वो जलता है तो उससे ना तो कोई धुआं निकलता है, और जो उसकी जो फ्लेम होती है यानी जो लौ होती है वो भी बिल्कुल साफ होती है। द कार्बन कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो जो कार्बन कंपाउंड होते हैं जिनको कि फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी जो ऊर्जा होती है वो भी ज्यादा होती है। Therefore, carbon and its compound are used as fuels because they are most application for most applications. तो यहाँ पे इसी वजह से जो है वो कार्बन और कंपाउंड को जो है वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ये न्यूरॉन का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, आपने इसके पार्ट्स बताने हैं। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो बीच का पार्ट है ये वाला जो, ठीक है, ब्लैक सा दिख रहा है, ये है न्यूक्लियस। जो ये आउटर लाइनिंग है इसको सोमा बोलते हैं, और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको नोड ऑफ रेनवीर बोलते हैं, और ये जो लास्ट में ये सब पॉइंट्स दिख रहे हैं इसको एक्सिन टर्मिनल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द विंग्स ऑफ अ बैट बी कंसीडर्ड होमोलोगस ऑर्गन, व्हाई और व्हाई नॉट। तो इस आंसर को करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन्स होता क्या है। देखो बच्चों, होमो का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, और लोगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो वो, लेकिन उनके काम जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो व्हाई और व्हाई नॉट, तो क्यों इन दोनों को जो है वो आप एक जैसा मान सकते हो या नहीं मान सकते। तो ये जो है वो होमोलोगस ऑर्गन नहीं है। विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज होमोलोगस ऑर्गन बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, होमोलोगस का मतलब क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। एंड ओरिजिन बट द सेम फंक्शन। यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन में क्या होता है, फंक्शन जो है वो डिफरेंट होते हैं, बट यहाँ पर क्या है, फंक्शन सेम है, दोनों उड़ने के काम आ रहे हैं। तो ये जो है ये एनालॉगस ऑर्गन है। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है और एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन बच्चों उस ऑर्गन को कहोगे जहां पर सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, होमो का मतलब सिमिलर, लोगस का मतलब स्ट्रक्चर, और यहाँ पे उनका काम जो है यानी कि जो फंक्शन है वो अलग अलग होगा। वहीं पर एनालॉगस ऑर्गन जो होगा इसमें आप कह सकते हो कि फंक्शन जो है वो सेम होगा और स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, सेक्शन बी पे आ जाते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि विच गैस इज प्रोड्यूस इन दिस डायग्राम। आपको ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है,
इसमें कौन सा गैस जो है वो प्रोड्यूस किया गया है, उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है, और क्या होगा जब उसमें से CaOH2 जो है, ठीक है, उसको जो है इस पास थ्रू इट, वो उसमें से पास किया जाए। CaOH2 क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें से पास किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। तो इसमें से कौन सा गैस जो है वो रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, ठीक है, तो ये लाइम वाटर जो है यही आपका CaOH2 है, ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब उसमें से ये पास किया जाता है, अ व्हाइट precipitate ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बन जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से वाटर जो है वो मिल्की यानी कि दूध का कलर का हो जाता है। और ये जो रिएक्शन होता है, इसमें क्या किया हमने, CaOH2 यानी कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, हमने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जो है वो मिलाया, ठीक है, तो क्या रिजल्ट रहा हमारा, CaCO3 जो है वो बन गया, ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और H2O यानी कि जो वाटर है वो रिलीज हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सोप और डिटर्जेंट में जो है वो क्या डिफरेंस है। तो जो सोप होता है बच्चों, वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का फैटी एसिड्स होता है, ठीक है, वो सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड्स को जो है आप उससे कह सकते हो, उसके अंदर होता है सोप में। जबकि डिटर्जेंट के अंदर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का ही सल्फ्यूनिक एसिड्स होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये अगर पानी जो है वो हार्ड है, यानी कि अगर नमकीन पानी है या एसिडिक वाटर है, तो साबुन वहां पर वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। जबकि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर के साथ भी काम करेगा और एसिडिक वाटर के साथ भी अच्छे तरीके से काम करेगा। जो सोप होता है वो वुलन गारमेंट्स के साथ अच्छे तरीके से काम नहीं करता। आप कभी साबुन जो है वो वुलन क्लोथ पर रगड़ के देखना, अच्छे से झाग जो है फॉर्मेशन नहीं होता। वहीं पर अगर वुलन गारमेंट को डिटर्जेंट के साथ जो है वो वॉश किया जाए, ठीक है, तो वो अच्छे तरीके से वॉश हो जाएगा। दे टेक टाइम टू डिजोल्व इन वाटर, जो साबुन होता है वो पानी के साथ डिजोल्व होने में, झाग बनाने में टाइम लगता है, जबकि ये पानी के साथ डिटर्जेंट होता है वो पानी के साथ फटाफट धुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो शो करना है, ठीक है, ताकि आप उसमें हाइड्रोट्रोपिज्म जो है वो दिखा सकें। तो हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, ये जो है वो प्लांट की जो आप कह सकते हो ग्रोथ है, जो कि हाइड्रो मतलब होता है पानी, तो पानी यहाँ पे जो है वो डिसाइड करेगा कि प्लांट जो है वो किस तरीके से ग्रो करेगा। अब देखो रूट वाले पार्ट को जो है वो पानी चाहिए होता है ना, तो वो जहां पे भी उसको पानी का सोर्स मिलेगा वो वहां तक जो है वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या किया है इसके लिए, 2 बीकर्स आर टेकन, 1 and 2, 2 बीकर लिए हैं, एक 1 और एक दूसरा 2। moist soil is added to beaker 1 and sows the seed, तो जो नमी वाली मिट्टी है वो बीकर 1 में लिया गया और वहां पर बीज बो दिया गया। जबकि दूसरी जगह जो है वो ड्राई सॉइल को लिया गया और उसे जो है वो बीकर 2 में डाल दिया गया। इन वन पार्ट एंड मॉइस्ट सॉइल इन अनदर पार्ट एंड सो द सीड्स, तो यहाँ पर जो है एक पार्ट में जो है वो नमी वाला जो है मतलब कह सकते हो कि मिट्टी डाल दी गई, और दूसरे पार्ट में जो है जो ड्राई जो सॉइल है वो डाल दिया गया, ठीक है, और बीज जो है वो बो दिए गए। प्लेस अ स्मॉल बीकर ऑफ वाटर जस्ट एडजेसेंट टू इट, तो इसके पास जो है एक छोटा सा बीकर रख दिया। कीप इट फॉर सम टाइम सो दैट द प्लांट कैन ग्रो, तो वहां पे जो है वो कुछ टाइम प्लांट को मतलब कि आप उस बीज को ऐसे ही छोड़ दो ताकि प्लांट जो है वो ग्रो कर जाए। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, तो हमने देखा कि जो बीकर 1 है, ठीक है, क्योंकि उसमें मॉइस्ट सॉइल था तो प्लांट जो है वो नॉर्मली ग्रो किया, उसके रूट जो है वो स्ट्रेट है क्योंकि हर जगह पानी उसको अवेलेबल था। जबकि दूसरे बीकर में क्या हुआ, जहां पर भी जो प्लांट को पानी का सोर्स मिला वो उसी साइड जो है वो ग्रो कर गया, ठीक है, तो यहाँ पे रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, इट कंफर्म्स दैट द प्लांट शोज हाइड्रोट्रोपिज्म, तो इससे पता चला कि जो प्लांट का जो रूट है आप कह सकते हो वो हाइड्रोट्रोपिज्म को शो करता है, ठीक है, और वो वहां पर जो है वो टर्न ले लेगा या बेंड ले लेगा, ठीक है, जहां पर भी उसको जो है वो पानी जो है वो मिलेगा। तो हाइड्रोट्रोपिज्म की वजह से प्लांट ग्रोथ जो है वो डिसाइडेड होता है कि हाइड्रो पानी, ठीक है, जहाँ पे पानी का कंसेंट्रेशन है, पानी उसको मिल जाएगा रूट को, वहीं से जो है वो प्लांट जो है वो कह सकते हो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोमेटा क्या है और इसका क्या काम है। There are small openings or pores on the lower surface of the leaves called stomata. These openings are surrounded with guard cell. तो ये जो स्टोमेटा होता है ये छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, छोटे छोटे आप कह सकते हो छिद्र होते हैं, छेद होते हैं लीव्स के छोटे मतलब कि नीचे की साइड सरफेस, लोअर सरफेस पर, ठीक है, और ये जो है ये आसपास गार्ड सेल से जो है वो घिरे हुए होते हैं। इनका क्या काम होता है, ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना, ठीक है।
इसके अलावा ये ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं, और जो प्लांट के पास एक्सेस पानी होता है, ठीक है, उसको ये वाटर वेपर के फॉर्म में अपने लीव्स पर ले आते हैं और वो एवोपरेट हो जाता है, भाप बन के जो है वो उड़ जाता है। नेक्स्ट है स्टोमेटल क्लोजर एट नाइट प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम एस्केपिंग थ्रू पोर्स। रात के टाइम में जो स्टोमेटा होता है, ठीक है, वो क्लोज के जो पोर होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ताकि जो पानी एक्स्ट्रा है उसको जो है वो सेव किया जा सके। इट मेंटेन्स द मॉइस्चर बैलेंस अकॉर्डिंग टू वेदर बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो जैसे मौसम बदलता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है या तो अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं या जो है वो क्लोज कर लेते हैं, ताकि उसके पेड़ के अंदर जो मॉइस्चर है वो बना रहे, ठीक है। इसके अलावा स्टोमेटा फैसिलिटेट कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीजनरेशन क्या है। तो रीजनरेशन जो है वो एक तरीके का कह सकते हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें कि जो बॉडी होता है of an organism breaks into parts and thereafter each part regenerates the remaining part of the body and new organisms are formed is known as regeneration। या तो कोई न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है, ठीक है, जिसको रीजनरेशन बोला जाता है। या दूसरे शब्द में अगर हम बोले तो रीजनरेशन का क्या मतलब होता है, रीग्रोथ ऑफ अ डैमेज और मिसिंग ऑर्गन, ठीक है, जो भी जो मतलब कि डैमेज हो गया है ऑर्गन, यानी कि जो भी पार्ट जो है वो बॉडी के वो डैमेज हो गए हैं या जो है वो मिसिंग, जैसे कि लिजर्ड की पूंछ गिर जाती है, ठीक है, तो वो उसका मिस हो गया, ठीक है, तो वो जो है तो उसको जो है अगर दोबारा से जनरेट करता है तो वो रीजनरेशन होता है, ठीक है। एक एग्जांपल लिया है हमने, लिजर्ड जो है जो अपनी पूंछ गिरा देती है, देन ग्रोज इट्स बैक, वो वापस आ जाता है और इसको जो है वो रीजनरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर ह्यूमन बीइंग हु लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर एंड लुक आर सेड टू बी द बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज। अब इंसान जो है वो इतनी अलग अलग टाइप के हैं, किसी का कलर अलग है, किसी का साइज अलग है, छोटा है, कोई बड़ा है, किसी लुक्स अलग है, लेकिन फिर भी उन सबको एक ही प्रजाति का माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं यानी कि बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के ट्रू कॉपी नहीं होते हैं, ठीक है, एज इट इज अपने मम्मी पापा जैसे नहीं होते हैं। नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक, कोई भी दो इंडिविजुअल जो है, ठीक है, दो अलग अलग इंसान एक जैसा जो है वो नहीं होगा। एंड द मेंबर्स ऑफ एनी वन स्पीशीज डिफर फ्रॉम वन अनदर इन सम कैरेक्टर्स और द अदर। तो उनका मतलब कि कोई ना कोई लक्षण जो है, ठीक है, वो जो है वो अलग हो सकता है। इवन जो मतलब कह सकते हो जो ट्विंस होते हैं वो भी एज इट इज जो है वो नहीं मिलेंगे, उनके फिंगरप्रिंट्स अलग होंगे, ठीक है। जो आई बॉल होता है उसका जो अगर आप वो करोगे स्कैन वगैरह करते हैं तो वो चीज जो है वो डिफर आती है। दीज डिफरेंसेस आर नोन एज वेरिएशन, इनको वेरिएशन बोला जाता है। ह्यूमन बींग्स आर वाइडली डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कलर एंड लुक्स, बट देयर जेनेटिक मेकअप और डीएनए इज सिमिलर। तो ह्यूमन बींग जो होता है वो साइज, कलर, लुक्स इन सब में तो काफी ज्यादा डिफर करते हैं, लेकिन उनका जो डीएनए होता है वो सिमिलर है, ठीक है। The different level of expression of these traits result in variation in size, color and looks. However, humans have the same organization at the genetic level. तो ये जो अलग अलग विशेषताएं हैं इसकी वजह से इंसान जो है वो अलग अलग साइज, कलर और लुक का होता है, लेकिन फिर भी वो एक ही जो है वो प्रजाति से बिलोंग करता है। सेक्शन सी पे आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि रिएक्टिविटी सीरीज से आप क्या समझते हो। तो सीरीज जिसके अंदर की मेटल्स को जो है वो अरेंज किया जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि उनकी रिएक्टिविटी को किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं उसको जाना जा सके, उसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, ठीक है। Thus the least reactive metal is placed at the bottom, तो सबसे कम जो रिएक्ट करता है मेटल उसको बॉटम में रखा जाता है, ठीक है। while the most reactive, और जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं किसी भी चीजों के साथ तो उसको टॉप पे रखा जाता है। इट इज द सीरीज ऑफ मेटल बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो ये जो सीरीज होती है ये हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ जाती है, ठीक है। सो द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कैन बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ मेटल इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो यहाँ पे ये जो मेटल की सीरीज है, ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी जो है वो हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ जाती है और इसको एक्टिविटी सीरीज बोला जाता है। The reactivity of metal is because of their incomplete outer orbital or due to their electronic configuration। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी वजह से, अब क्योंकि जो आउटर शेल है उसमें जो है अगर कंप्लीट जो है आप कह सकते हो उसके सेल्स जो है वो नहीं होंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, या तो वो किसी और से लेगा या देगा, है ना, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या फिर आप कह सकते हो गेन करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो है वो बनाते हैं और उनकी जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की होती है, ठीक है। Metals with high atomic numbers tend to be more reactive as their electrons are far from the positively charged nucleus, so they can be removed easily। तो जो मेटल जो होते हैं
जिनका एटॉमिक नंबर हाई होता है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, क्योंकि ये जो इसका जो न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है ये उससे दूर होते हैं, सो दे कैन बी रिमूव्ड इजीली, और इस वजह से इसे इजीली हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के लक्षण आपने बताने हैं। तो एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट इन द बॉन्ड इज लार्ज। तो एक आयोनिक कह सकते हो बॉन्ड जो है, ठीक है, वो तब बनता है जब बॉन्ड में भाग लेने वाले यानी कि उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिफरेंस वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। greater the difference stronger will be the attraction between the positive ion and negative ion। तो जितना बड़ा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा उसमें अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव आयन यानी कि कैशन और नेगेटिव आयन यानी एनियन की तरफ से, ठीक है। तो इसके लक्षण क्या क्या है, ये क्रिस्टल्स जो है वो बनाते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ये हार्ड होते हैं, ठीक है, और ब्रिटल मतलब टूटने वाले होते हैं। they have higher enthalpies of fusion and vaporization than molecular compounds। यानी कि molecular compounds के कंपैरिजन में इनका जो फ्यूजन यानी कि कंबाइन होने की क्षमता और भाप बन के उड़ने की क्षमता जो है वो ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं जब इन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाए, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सो दे आर गुड इंसुलेटर्स ऑल्सो। तो आयनिक जो सॉलिड होते हैं वो अच्छे इंसुलेटर हैं, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा यानी कि जो थूक है, ठीक है, उसका हमारे खाने को पचाने में क्या योगदान है। तो सलाइवा जो है वो हमारे मुंह से निकलने वाला वाटरी जो है वो सब्सटेंस कह सकते हो, ठीक है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, प्रेजेंट इन द माउथ और हमारे मुंह में होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन आवर फूड। और ये खाने में जो स्टार्च होता है, ठीक है, उसको पचाने में ये हेल्प करता है। ये खाने को लुब्रिकेट कर देता है, मतलब उसको मॉइस्ट कर देता है, नमी प्रदान कर देता है, ठीक है, और जो है इस तरीके से वो खाना जो है वो इजीली निगला जा सकता है। An enzyme called amylase helps to break down starch into a simple sugar called maltose to be absorbed by the body। तो ये इसमें जो एंजाइम्स पाया जाता है सलाइवा में जिसको कि एमिलाइज बोला जाता है, ये स्टार्च को तोड़ के सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है और इस सिंपल शुगर को माल्टोज बोला जाता है और ये बॉडी इजीली अब्सॉर्ब कर सकता है। सिंस एमिलाइज इज प्रेजेंट इन द सलाइवा, क्योंकि जो सलाइवा जो एमिलाइज है वो सलाइवा में होता है, ठीक है, ये एक तरह का एंजाइम है, तो इसे सलाइवरी एमिलाइज भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फर्क है। तो ब्रीथिंग जो है वो एक प्रोसेस है, इनहेलिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू इट विद द हेल्प ऑफ लंग। तो ब्रीथिंग में क्या होता है कि आप ऑक्सीजन जो है वो सांस अंदर ले रहे हो ऑक्सीजन वाली, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, लंग्स की हेल्प से। जबकि जो रेस्पिरेशन होता है, इट इज अ प्रोसेस वेयर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो टूटते हैं ताकि वो जो हमारे सेल्स को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके, ठीक है, उसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ब्रीथिंग के अंदर दो स्टेप्स जो है वो होते हैं, इनहेलेशन मतलब अंदर सांस लेना, एक्सहेलेशन बाहर सांस लेना। जबकि जो रेस्पिरेशन होता है ये बायोकेमिकल इनवॉलेंट्री है, ठीक है, तो ये बायोफिजिकल इनवॉलेंट्री है और ये बायोकेमिकल इन्वॉल्ट्री है, ठीक है, इन्वॉलेंट्री है, जो कि ग्लाइकोसाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में जो है वो आप कह सकते हो ये प्रोसेस जो है वो होता है। इसके लिए लंग्स या फिर गिल्स, अब जैसे फिश जो है वो पानी में रहती है तो उसको गिल्स की जरूरत होगी, ठीक है, जबकि ये जो है ये सेल्स में जो है वो आप कह सकते हो ये प्लेस होता है, ठीक है, मतलब वहां पे वर्क करता है। नो एनर्जी इज प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कोई एनर्जी जो है वो मतलब कि प्रोड्यूस नहीं हो रही है, कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, और इसमें जो है वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसमें जो है वो कोई भी एंजाइम जो है वो यूज नहीं किया जा रहा है इस प्रोसेस में, जबकि रेस्पिरेशन में जो है वो काफी सारे एंजाइम्स जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने फ्लावर का लेबल्ड डायग्राम जो है वो शो करना है। डायग्राम वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है वो फ्लावर के पार्ट बताने हैं, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बारी। तो देखो बच्चों, ये क्या है, ये पार्ट है इसको स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये जो है वो ओवरी है, ठीक है, ये सेपल है, यहाँ पे ये स्टिग्मा है, पेटल जो फूल की पत्तियां होती है उसको बोलते हैं, ये जो इसके ऊपर ये इस तरह ये दिख रहा है, ठीक है, इसको एंथर बोलते हैं। ये जो इसकी स्ट्रॉ सी जा रही है इसको फिलामेंट बोलते हैं। एंथर और फिलामेंट मिलकर स्टेमन बनाते हैं, ठीक है।
स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है वो पिस्टिल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन द प्लांट, यानी कि पौधों को किस तरीके से प्रोपोगेट किया जा सकता है, उसके आगे जो है वो जनरेशन जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज एन असेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन दैट अकर्स इन इट्स लीव, रूट एंड स्टेम। तो ये एक असेक्सुअल मेथड होता है, ठीक है, और ये जो है वो कहाँ पर, लीव्स में, रूट्स में या स्टेम के थ्रू जो है वो किया जा सकता है। दिस कैन अकर थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन ऑफ स्पेसिफिक वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये पौधों के जो स्पेशल पार्ट्स होते हैं उनको जो है वो तोड़कर या उनसे जो है वो एक न्यू प्लांट बनाने के जो है वो तरीके से किया जा सकता है। तो दो तरीके के हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा होता है आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो जो अपने आप हो जाए, नेचुरली हो जाए तो वो नेचुरल आएगा, जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है तो उसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, दिस अकर्स व्हेन प्लांट ग्रो एंड डेवलप नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर प्लांट जो है वो अपने आप ग्रो होता है, अपने आप डेवलप हो जाता है, इंसान उसमें कोई हेल्प जो है वो नहीं करता और इंसान की कोई दखलंदाजी नहीं होती। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी एनेबल्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटेनियस रूट्स। तो यहाँ पर जो है वो प्लांट के अपने आप जो रूट्स निकल जाते हैं ना, उससे जो है वो न्यू प्लांट बन जाता है। तो इस तरीके से जो है वो न्यू प्लांट जो है वो आप कह सकते हो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ठीक है। तो ये लीव्स के थ्रू भी होता है, जैसे पत्थर चट का पौधा होता है तो उसी लीव्स से जो है वो काफी सारे प्लांट्स जो है वो भी ग्रो जो है वो कर जाते हैं, तो ये भी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। जबकि जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ये इसमें इंसान की इंटरफेरेंस होती है, ये या तो फील्ड में किया, खेतों में किया जाता है या लैब्स में किया जाता है, ठीक है। और इसके जो ज्यादातर जो तरीके अपनाए जाते हैं वो है कटिंग, ठीक है, कटिंग करके, ग्राफ्टिंग करके, लेयरिंग करके, ठीक है, या और भी जो है वो तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिस पेपर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। इन केस कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।